नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मंच सुभाष ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत पर मेरा चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे इससे जा सकते हैं, उनका पूरा विस्तार से व्याख्या करना, साथ ही प्रश्नों के स्वरूप को भी व्याख्या करके व्यक्त करना, और जो जागरूक भारतीय हैं जिन्हें अपनी सभ्यता संस्कृत से प्यार है, उनके लिए भी है कि अपने इतिहास को जानें, क्योंकि इतिहास से ही तो हम सीख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं और उन अच्छी चीजों को अपनाते हैं। यानी विभिन्न शासकों ने जो कार्य किया है, जो उनकी नीतियां रही हैं, कुछ की नीतियां विकास के लिए रही हैं, विकास किया है उसमें दिल्ली सल्तनत, और कुछ की नीतियां ऐसी रही हैं कि आपस में क्या रहा है कि संघर्ष की नीतियां रही, पतन की नीतियां रही हैं। तो हर कोई विकास करना चाहता भाई, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत, जिसका समय 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी है, यानी लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का समय है। दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो राजभाषा थी फारसी। राजभाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। मुहम्मद गोरी के बहुत खास गुलामों में स्थान रखते थे। दरअसल तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, एक तरफ तुर्क सेना है जिसका नेतृत्व मुइजुद्दीन मुहम्मद कर रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली अजमेर की सेना जिसका नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान द्वारा किया जा रहा है। और इस युद्ध में देखा जाए मुहम्मद गोरी विजयी हुआ था। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मुइजुद्दीन मुहम्मद आपने क्यों कहा, मुहम्मद गोरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था मुहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? मुइजुद्दीन मुहम्मद उर्फ शिहाबुद्दीन मुहम्मद उर्फ मुहम्मद बिन शाम। और हाँ, इसको हल्के में मत लीजिएगा, पीसीएस में ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि मुहम्मद बिन शाम नाम से किसे जाना जाता था? महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है विकल्प में सही? मुहम्मद गोरी। ठीक है, पिछले वीडियो मोहम्मद गोरी के बारे में बहुत विस्तार से बताए हैं, तो यहां पर यार क्या बताना है, देख लीजिए पिछला वीडियो, आगे देखिए। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये वही शमसुद्दीन इल्तुतमिश हैं जब मुहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर आखिरी आक्रमण 1205 ईस्वी में किया था खोखरों पर, और खोखरों का वह पहाड़ी क्षेत्र वहां बुरी तरह खोखरों से घिर गया। उसे लगा कि भाई अब बचना मुश्किल है, लेकिन उसी समय उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारतीय भू क्षेत्रों में शासन संचालन की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था, वह अपनी सेना लेकर अपने मालिक की सहायता के लिए आ जाता है। और इसी में देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसने इतनी बहादुरी से युद्ध किया, मुहम्मद गोरी को कई बार मौत के मुंह में वो चला गया था, बचाया, खोखरों को गाजर मूली की तरह काटा है। और मुहम्मद गोरी उसकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को पास बुलाया और कहा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में उसे प्यार से अल्तमस कह करके पुकारा था। क्या कह करके? अल्तमस। कि अल्तमस बड़ा नेक और बहादुर बच्चा है, इसे तू दास्ता से मुक्त कर दे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं इस समय मुहम्मद गोरी का गुलाम था, लेकिन उसने दास्ता से मुक्त कर दिया था। अब आपको लग रहा कि भाई ये क्या आप बता रहे हैं? दरअसल देखिए, उस जमाने में क्या था, जो गरीब माता पिता होते थे,
अपने बच्चों को गुलामों के व्यापारियों को बेच देते थे, क्योंकि जान रहे हैं कि भाई हमारे तो खाने का ठिकाना नहीं, तो मेरे बच्चे की भी वही दशा होगी। और हर माँ बाप चाहता कि उसका बच्चा विकास करे, आगे बढ़े। और गुलामों के व्यापारी की तो भैया ये दशा थी, जैसे बकरा पालने वाला बकरा पालता है, उसको खिला पिला कर मोटा करता है, और जब चिक आएगा उसको 2 बार उठाया, कहा कि इतना किलो इतना पैसा लो। यही दशा यहां भी है। गुलामों के व्यापारी जो इन बच्चों को गुलाम के रूप में खरीदते थे, इनके अच्छे भोजन की व्यवस्था करते थे, इन्हें युद्ध कला का बेहतरीन प्रशिक्षण दिलाते थे, इन्हें अच्छी शिक्षा दिलाते थे, क्योंकि गुलामों के बाजार में जब इन्हें बेचा जाता था, तो जो गुलाम जितना ज्यादा योग्य होता था, उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत मिलती थी। और यहां पर यह ध्यान रखें, गुलामों का व्यापारी अपने गुलामों को बेचने के लिए गजनी लेकर के गया था, उसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी था। तो भाई वहां जब पता चला कि खाली मैदान है, गुलामों का बाजार लगा हुआ है, मुहम्मद गोरी को इल्तुतमिश पसंद आ गया। कारण कि भाई जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, उसमें इल्तुतमिश पहला स्थान, युद्ध की प्रतियोगिता हुई, पता चला अकेले 20-20 पर भारी पड़ रहा था, और मोहम्मद गोरी को लगा कि बहुत ही बहादुर ये तो है, और इसको मैं गुलाम के रूप में खरीद लूं लेता हूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी जिन बच्चों को गुलाम के रूप में खरीदता था, तो गुलाम का मतलब नहीं ये है कि उनसे एकदम पता चला कि बेगार करवा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ऐसा नहीं, अपने बच्चों की तरह उनसे प्यार करता था, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखता था, और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करता था, क्योंकि उसका ये कहना था कि मेरे मरने के बाद यही मेरे गुलाम इस संसार में मेरा नाम जीवित रखेंगे, और उन लोगों ने रखा। आज 2026 में आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, चर्चा मैं कर रहा हूं इसकी। खैर, मोहम्मद गोरी को पसंद आ गया, उसने गुलामों के व्यापारी को बुलाया और कहा कि बोलो इसकी क्या कीमत है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। गुलामों के व्यापारी ने कहा कि हुजूर 1 लाख जीतल। तो मोहम्मद गोरी ने सुना, कहा मैं होश में हो बे, अम्मा 1 लाख जीतल, तोबा तोबा। उसने कहा हुजूर खुद नहीं खाया हूं, इसको खिलाया हूं, इसकी बाजुओं को देखिए, युद्ध क्षेत्र में इसके करतब को देखिए। मोहम्मद गोरी ने कहा अम्मा मैंने सब देख लिया, कम करो कुछ कीमत। उसने कहा कि 1 जीतल भी कम नहीं करूंगा, पूरा लूंगा दाम। उस पर मोहम्मद गोरी क्रोधित हो गया, उसने तुरंत वहीं से फरमान जारी कर दिया कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गजनी और गौर में खरीदने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर किसी ने भी खरीदने का दुस्साहस किया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा और भारी आर्थिक जुर्माना लगेगा उस पर। गुलामों का व्यापारी अब बेचारा एकदम कहा करे यार ये तो बेकार हो गया। तो वहीं ऐबक भी था, क्योंकि मोहम्मद गोरी अपने गुलामों के साथ देख रहा था वो सब पूरा प्रदर्शन। ऐबक भी था, उसने गुलामों के व्यापारी को बुलाया, कहा इधर, कहा इसको दिल्ली ले आओ मैं खरीद लूंगा। उसने कहा लेकिन हुजूर सुल्तान ने प्रतिबंध लगाया है। हाँ अरे प्रतिबंध गोर और गजनी में लगाया है ना, दिल्ली में थोड़ा लगाया, लाओ। और यहां दिल्ली में 1 लाख जीतल में इसको खरीदा था, ठीक है। और यही वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था जिसने खोखरों के विरुद्ध इतना जबरदस्त युद्ध किया, प्रदर्शन किया कि मोहम्मद गोरी खुश हो गया था। और दूसरी चीज, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को इसलिए कहा जाता है कि पहली चीज तो सुल्तान उपाधि धारण किया था। दूसरी चीज, आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था का कैसे विस्तार किया जाए, साम्राज्य का कैसे विस्तार किया जाए, मजलिस खलवत जिसे मंत्रिपरिषद आप कहते हो, उसका कैसे इसने गठन किया, बहुत सारे काम इसने किए हैं।
इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का आप अध्ययन करते हैं, ये लिखा गया है, देखो। पहला है गुलाम वंश, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये लगभग 84 वर्षों तक गुलाम वंश का शासन रहा। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलवनी वंश का अध्ययन आप करते हो, लेकिन ये ध्यान रखिए ये सभी स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। समझ रहे हैं ना? चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो, या गियासुद्दीन बलवन हो, ये सब स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, लेकिन एक ही वंश से संबंधित नहीं थे। समझ रहे हैं ना? इसीलिए इन पर विभिन्न इतिहासकारों ने कुछ शब्दों को भी कहा है। जैसे बहुत मशहूर इतिहासकार रहे हैं हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह साहब ने इन गुलाम वंश के सुल्तानों को मामलुक सुल्तान कहा है। मामलुक मतलब स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ दास, क्योंकि इन लोगों के माँ बाप तो स्वतंत्र थे, गुलामों के व्यापारी को बेच दिए, बेचारे गुलाम हो गए थे। ठीक है ना? लेकिन जब ये शासक हुए, इनके एक आदेश पर राई को पहाड़, पहाड़ को राई बना दिया जाता। एक फरमान पर कुछ भी ये कर सकते थे। एक और इतिहासकार हैं अजीज अहमद, तो उन्होंने इनका पूरा समीक्षा किया गुलाम वंश के शासकों का। कहा कि तो इनके साथ बहुत नाइंसाफी है, इतने सुल्तान फिर भी गुलाम, बहुत नाइंसाफी है, हम इन्हें आरंभिक तुर्क सुल्तान कहते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश के शासकों को किसने आरंभिक तुर्क सुल्तान कहा है, ते हैं अजीज अहमद। और ये टीजीटी पीजीटी में इस तरह से पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। या मामलुक सुल्तान किसने कहा है? कौन है? हबीबुल्लाह इतिहासकार। ठीक है, खैर आगे और बढ़ते हैं। तो गुलाम वंश 84 वंशों तक रहा है। दूसरा है खिलजी वंश। वैसे शुद्ध शब्द है खलजी। जब हम खलजी वंश पढ़ाएंगे तो पूरा मैप बना करके उसमें इसको बताएंगे कि क्यों इन्हें खलजी कहा जाता था। उसी का बढ़ते बढ़ते नाम अभ्रंश होते हुए क्या हो गया? खिलजी। खिलजी वंश है 1290 से 1320 ईस्वी। यानी खिलजी वंश के शासकों ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में परीक्षा में पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल सबसे कम रहा, तो कौन है? खिलजी वंश। भाई 4 विकल्प दिया रहेगा, तो खिलजी वंश पर आप लगा दीजिएगा। अगला है तुगलक वंश। तीसरा वंश कौन है? तुगलक वंश। 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी, यानी 94 ईयर्स, 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। अब फिर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया? तो किसने किया बोलिए? तुगलक वंश के शासकों ने। तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे अधिक है, खिलजी वंश का सबसे कम है। अगला है सैयद वंश, 1414 से 1451 ईस्वी, यानी इन लोगों ने लगभग 37 वर्षों तक शासन संचालन किया। लेकिन साथियों, इन्होंने ऐसा कोई खास कार्य नहीं किया कि इतिहास में बहुत सम्मान से इन्हें याद रखा जा सके। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ऐसे भी सुल्तान इस राज सिंहासन पर आसीन हुए दिल्ली सल्तनत के, जिस पर देखा जाए गियासुद्दीन बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर शाह लोदी, एक से जबरदस्त शासक हुए हैं, उस पर ये लोग भी बैठे हैं। ठीक है, सैयद वंश हो गया 37 वर्ष। और अगला है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक लगभग 75 वर्षों तक शासनकाल रहा है। यानी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? देखिए
जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तुगलक वंश के गियासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिज्र खां और लोदी वंश के बहलोल लोदी। तो ये लोग हो गए, इन सबका आगे डिटेल हम लोग अध्ययन करेंगे। अब गुलाम वंश के बारे में हल्की सी झलक आप देख लीजिए साहब। 1206 से 1290 ईस्वी गुलाम वंश का शासनकाल है। 1206 से 1290 ईस्वी गुलाम वंश का शासनकाल, ठीक है। तो कितना हुआ? 84 वर्षों तक, जो पहले बता चुका हूं। इसमें पहला वंश है कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है कुतुबी वंश। और यह भी ध्यान रखिएगा, इस वंश का यह अकेला शासक है। कुतुबी वंश का समय 1206 से 1210 ईस्वी, यानी लगभग 5 वर्षों तक है। अगला है बहुत ही जबरदस्त ये वंश है, और इसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान जैसे लोग हुए हैं। 1211 से 1265 ईस्वी है, यानी इन लोगों ने लगभग 54 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर आसीन होकर के शासन संचालन किया था। अब इसी वंश में कुछ नालायक भी बाद में पैदा हुए हैं, जो कहा गया ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो साथियों, कितना भी ज्यादा आप छोड़ दीजिए, अगर कपूत निकला सब बर्बाद कर देगा, और सपूत निकला आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है फिर भी इतना ज्यादा बना देगा जिसका कुछ हद नहीं है, ठीक है। तीसरा है बलवनी वंश, जबरदस्त जिसकी दहशत थी गियासुद्दीन बलवन की। जब वो चलता था ना तो पीछे अंगरक्षक जो रहते थे जिल्लाह जिल्लाह कहते हुए चलते थे, नंगी तलवारें लेकर के। अभिसीयन होते थे, एकदम लंबे चौड़े शरीर वाले, कदकाठी वाले, जिनको देख के डर लगता था। तो बलवनी वंश 1265 से 1290, लगभग 25 वर्षों तक इसका रहा है। अगले वीडियो में हम लोग इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और पहला है गुलाम वंश, और गुलाम वंश के अंतर्गत सबसे पहला जिक्र किसका होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का। उनके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आपने कह दिया भारतीय भूभागों पर कुतुबुद्दीन ऐबक शासन संचालन कर रहा था, मोहम्मद गोरी की सहायता के लिए जब वो खोखरों से लड़ रहा था तो वहां पहुंच गया कैसे? इसका क्या इतिहास रहा? इसका इतिहास आपके हमारे पिछले वीडियो में मिलेगा, वहां देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।